मैं पवन सर। आज हम लोग फिर से 11 क्लास का मॉडल सेट का मैथ सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसका सलूशन देखने वाले हैं। आज हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन से 40 नंबर तक क्वेश्चन का सारा सलूशन देखेंगे, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ, बेहतरीन ढंग के साथ आपको बताया जाएगा। जरूर से जरूर देखना, पूरा वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला है। बाबू क्वेश्चन नंबर 33 में log x दे दिया है, उसका बेस कितना दे दिया है a, और क्या पूछ रहा है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। क्या पूछ रहा है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। किसका डेरिवेटिव पूछ रहा है? log x का। लेकिन बेस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? x के रिस्पेक्ट में। बाबू हम लोग एक बात जानते हैं, डेरिवेटिव में पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं कि log x का डेरिवेटिव तब होता है जब उसका बेस e होता है। log x का डेरिवेटिव कब होता है? जब उसका बेस e होता है। log x का इंटीग्रेशन कब होता है? जब उसका बेस e होता है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है log x, उसका बेस e दिया हुआ है क्या? नहीं। बेस e दिया हुआ है? नहीं। बेस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है? डेरिवेटिव निकालने। क्या डेरिवेटिव निकलेगा? अरे नहीं निकलेगा। डेरिवेटिव निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि log x का डेरिवेटिव निकालने के लिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए उसका बेस कितना होता है? e होता है। उसका बेस कितना होता है? e होता है। सबसे पहले log x का जो बेस है ना, ये या ये के अलावा कुछ भी, पहले उसको किस में बदलना होगा? e में बदलना होगा। पहले किस में बदलेंगे? e में बदलेंगे। उसके बाद जाकर के उस क्वेश्चन का क्या होगा? डेरिवेटिव निकलेगा। तब जाकर के उस क्वेश्चन को आप डेरिवेटिव निकाल सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में सबसे पहले बेस e में कैसे बदलेंगे वो सीखेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। भी बहुत मजा आने वाला है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में y इक्वल टू log x दिया है, लेकिन बेस कितना दे दिया है? a दे दिया है। बेस ये को e में देखिए कैसे बदलते हैं। बाबू हम लोग जानते हैं कि कभी भी log का बेस में e नहीं रहेगा, e के जगह पर दूसरा चीज रहेगा। चाहे कुछ भी हो, e के जगह पर दूसरा चीज। देखिए कैसे भाई e लाते हैं बेस में। बहुत आसान है बाबू। क्या करना है? log लिख देना और उसका बेस में e लिख देना है। log लिख देना, उसका बेस में e लिख देना। आ गया log का बेस में e आ गया। देखिए कितना आसान है। कभी भी log का बेस में e लाना बहुत आसान है। जो भी log दिया हुआ है लिख दो, उसका आर्गुमेंट को लिख दो। बेस में e लाना, e लिख दो। log का बेस में e लिख दो। अब सोच रहे हो सर इतना आसान, इतना आसान। कभी भी log का बेस में अगर e लाना इतना आसान है यार। देखो तो log लिखो और उसका बेस में e लिख दो। log लिखो और उसका बेस में e लिख दो। लेकिन अभी हुआ नहीं। एक स्टेप और इतना आसान नहीं, एक स्टेप और। जब भी log का बेस में e लाना है, log लिख दो, x उतार दो, बेस में e लिख दो। उसके बाद गुना करके एक log और लिखो, गुना करके एक log और लिखो। इसका आर्गुमेंट में e लिखना होगा, इसका आर्गुमेंट में e, और इसका बेस में वो लिखेंगे जो पहले से दिया हुआ है। उसका बेस में वो लिखेंगे जो पहले से दिया हुआ है। देखिए पूरा तरह से log का बेस e में बदल गया। इस तरह बदला जाता है। बाबू क्या बोले? नहीं समझ में। कभी भी log का बेस में e के जगह पर कुछ भी दिया रहे, मान लो 10 दिया हुआ है, कैसे e लाएंगे? बहुत आसान। log x लिख दो, e लाना है, e लिख दो यार। अब गुना करके अगर log e लिखो और बेस में कितना लिखो? 10 लिखो जो पहले से दिया गया है। यानी गुना करने के बाद जो log लिखेंगे उसका आर्गुमेंट में e लिखेंगे और उसका बेस में कितना लिखेंगे? जो पहले से दिया हुआ है। मतलब अगर log का बेस में e लाना है तो 2 log लिखिए। एक बार e को यहाँ, एक बार यहाँ, फेरा फेरी e को लिखिए। इस log में बेस के जगह पर e
लिख दीजिए और इस लॉग में आर्गुमेंट के जगह पर ई लिख दीजिए और इस लॉग में जो बेस लिखाएगा वो शुरू वाला जो क्वेश्चनों में डबल है बेस वो लिखाएगा। बाबू जब भी आप लॉग का बेस ई में बदलोगे ना तो सेकेंड वाला लॉग हमेशा कांस्टेंट में बदल जाएगा, नंबर में बदल जाएगा। सेकेंड वाला लॉग हमेशा कांस्टेंट में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा? नंबर में बदल जाएगा। कैसे? गौर से देखिए, सेकेंड वाला जो लॉग आया है उसमें कहीं भी आपको वेरिएबल नजर आ रहा है? कहीं भी वेरिएबल नजर आ रहा है? देखिए ई भी कांस्टेंट होता है, बेस में ये है, ई भी कांस्टेंट है। क्या ये आपको वेरिएबल नजर आ रहा है? वेरिएबल नजर आने के लिए एक्स का टर्म कहीं होना चाहिए। क्या सेकेंड वाला लॉग में कहीं भी एक्स का टर्म दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इसका मतलब जब भी हम लोग लॉग का बेस को ई में बदलेंगे तो सेकेंड वाला लॉग यानी गुना के बाद वाला लॉग हमेशा का चीज में बदल जाएगा? कांस्टेंट में। और गुना के पहले वाला लॉग ही का चीज में रहेगा? वेरिएबल में। का चीज में रहेगा? वेरिएबल में। गुना के पहले वाला ही लॉग का चीज में रहेगा? वेरिएबल में। अब आसानी से डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे ना कि इसका। इसके बदले ये लिखाया, इसमें देखिए ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और केवल log x का डेरिवेटिव होगा। log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 बटा x। log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 बटा x। तो कभी भी log x का बेस में e के जगह पर e ना दे करके कुछ भी दूसरा चीज देगा तो सबसे पहले बेस में हम लोग e लाएंगे, सबसे पहले बेस में e लाएंगे, उसके बाद गुना करके एक log और लिखेंगे जो कांस्टेंट में आ जाएगा, वो कांस्टेंट बन जाएगा, वो नंबर कहलाएगा और आसानी से इधर वाला का log का डेरिवेटिव निकालेंगे। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव में x के साथ वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट या नंबर गुना रहता है तो उसको बाहर निकाला जाता है, उसको चुपचाप साइड किया जाता है, उसको चुपचाप बाहर निकाल दिया जाता है और जो वेरिएबल रहता है उसी का डेरिवेटिव होता है। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, केवल यहाँ log x का डेरिवेटिव होगा और log x का डेरिवेटिव जब बेस e रहता है कितना होता है? 1 बटा x। कितना होता है? 1 बटा x। चलिए देखिए अब दिया हुआ क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं कि क्या आंसर होगा। चलिए समझते हैं फटाक से। नंबर 33 में log का बेस e नहीं है, log का बेस e नहीं है, बदल दिए e में। कितना आसान है, बदल दिए e में, बदल दिए e में। एक बार log का बेस में ही लिख देंगे, गुना करके log लिखेंगे, उसका आर्गुमेंट में ही लिखेंगे और गुना करने बाद वाला log में जो बेस लिखाएगा वो क्वेश्चन वाला बेस लिखाएगा। इसी कारण ये पूरा तरह से log किस में बदल गया? कांस्टेंट में, क्योंकि इस log में कहीं भी आपको वेरिएबल नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। अब आसानी से डेरिवेटिव निकल जाएगा। चलिए डेरिवेटिव करते हैं। dy बाई dx, ये कांस्टेंट है, ये चुपचाप बाहर हो जाएगा बेचारा, ये किनारे हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव जब बेस e रहता है तो कितना होता है? 1 बटा x। कितना होता है? 1 बटा x। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? log e विथ बेस ये इंटू 1 बटा x। लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में देख रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं है, कुछ और ऑप्शन है। चलिए पूरा तरह से ऑप्शन को मिलाते हैं। बाबू हम लोग जानते हैं कभी भी log अगर आपके पास लिखा हुआ मिला और उस log को तुम बट्टा में लिखना चाह रहे हो, एक के बट्टा में लिखना चाह रहे हो, यानी log को तुमको मन कर रहा है कि हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एक के बट्टा में लिखेंगे, आसानी से लिख सकते हो यार, बहुत आसानी से लिख सकते हो। हमको मन कर रहा है इस log को एक के बट्टा में लिखने का, लिख दीजिए एक के बट्टा में। लेकिन एक बात को केवल ख्याल रखिएगा, एक बात पर केवल ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी log को यदि डिनोमिनेटर में लिखा जाए एक के
बटा में लिखा जाए तो पहले जो लॉग था उसका आर्गुमेंट बेस में लिखा जाएगा और उसका बेस कहाँ लिखा जाएगा, आर्गुमेंट में। कितना आसान है, कभी भी कोई भी लॉग को एक के बटा में लिखोगे तो आर्गुमेंट बेस बन जाता है, बेस आर्गुमेंट बन जाता है। यानी हम क्या बोले हैं, मान लो लॉग ए बी है, इसको बटा में लिखना है, क्या हो जाएगा, लॉग बी ए हो जाएगा। आर्गुमेंट कहाँ लिखा जाएगा, बेस में। बेस कहाँ लिखा जाएगा, आर्गुमेंट में। क्या ये जो आंसर आया, अगर इस आंसर में इस लॉग को बटा में लिखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा बाबू, आर्गुमेंट बेस में आ जाएगा। बेस कहाँ आ जाएगा, आर्गुमेंट में। और गुना कितना आ गया, 1/x। देखिए तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम लोग ऐसे लिखेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल गया 33 नंबर में। 33 नंबर में देखिए पहला ऑप्शन मिला, यानी 33 नंबर का कौन सा फाइनल आंसर होगा, पहला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो बताइए x इंटू साइन 1/x का आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो बताइए x इंटू साइन का एंगल में अगर 1/x रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा। बाबू जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो इसका आंसर हमेशा कितना मारना, 0 मारना। कितना मारना, 0 मारना। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया रे, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया रे और x के साथ x गुना में रे, चाहे x स्क्वायर गुना में रे, चाहे x का कुछ भी पावर रे, अगर वो साइन के साथ गुना हो और साइन का एंगल कितना हो, 1/x, साइन का एंगल कितना हो, 1/x, या साइन का एंगल x हो चाहे 1/x हो, हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन रहता, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, तो भी आंसर कितना होता, 0। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे रहता, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x भागा x, साइन x भागा x, तब जाकर के आंसर कितना होता, 1 होता। अगर ये x के जगह पर पावर में रहता, 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 तो भी आंसर कितना होता, 0 होता। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। हम लोग तो ये समझ गए कि आंसर 0 होगा, लेकिन थोड़ा समझते हैं कि कैसे 0 होगा। थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिए, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं, डिटेल में देखते हैं, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं बाबू। कभी भी लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया रहेगा तो जहां जहां x है वहां हम लोग 0 बैठा देंगे, तो 0 इंटू साइन 1 बटा कितना आ गया, 0, और साइन 1/0 का मतलब कितना आ गया, इंफिनिटी। अब देखिए ये लाइन में थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजन में फंस गए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आने लगा कि 0 इंटू साइन का एंगल इंफिनिटी आ गया, क्योंकि x नीचे है, x के जगह पर कितना बैठाएंगे, 0, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। साइन का एंगल कितना आ गया, इंफिनिटी। तो हम लोग को एक लाइन मिल गया, अंतिम लाइन में हम लोग आ गए 0 इंटू साइन इंफिनिटी। अब यहाँ कंफ्यूजन खड़ा हो गया कि ये साइन इंफिनिटिव आ गया, साइन इंफिनिटिव का क्या मान होगा, क्या लिखाएगा, कितना लिखे, कंफ्यूजन में फंस गए ना, कंफ्यूजन में फंस गए ना। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कभी भी साइन का एंगल में इंफिनिटिव आ जाएगा, 1/x करके एंगल लिखा रहेगा, x के जगह पर अगर आपको 0 बैठाना है तो डायरेक्ट नहीं बैठाया जाता है, तो डायरेक्ट नहीं बैठाया जाता है, उसको देखो कैसे माना जाता है। अगर आप डायरेक्ट बैठाओगे तो देखो कंफ्यूजन में फंस गए, हम भी कंफ्यूजन में फंस गए, साइन इंफिनिटिव आ गया, अब इसका मान क्या होगा, क्या होगा, कंफ्यूजन में फंस गए, कितना लिखें, कैसे लिखें, कंफ्यूजन में फंस गए ना। तो देखिए इसका सही तरीका है क्या बनाने का। कभी भी साइन का एंगल में इंफिनिटिव आ गया लिमिट बैठाने के बाद, या साइन का एंगल में बटा में दिया है x, 1/x दिया है, तो डायरेक्ट लिमिट नहीं बैठाना है, डायरेक्ट लिमिट नहीं बैठाया जाता है। देखिए 2-3 लाइन कुछ लिखा जाता है, कुछ माना जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। देखिए सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। अगर आप डायरेक्ट बैठाओगे, देखो यहाँ फंस गए, इस लाइन में आके फंस गए, कंफ्यूजन में फंस गए, क्या लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे। तो इसलिए कभी भी एंगल में बटम रहेगा, डायरेक्ट नहीं बैठाना है, आप यहाँ के फंस जाओगे। तो इसका
इसका सही तरीका वो देखते हैं। क्या सही तरीका, सो देखिए कैसे क्या बनाते हैं, सही तरीका क्या है बनाने का वो सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले साइन का एंगल में अगर बटा में रहेगा 1/x, उतना पूरा को साइन 1/x को k मान लो। क्या मान लो? k मान लो। क्या मान लो? k। उसके बाद नीचे एक लाइन लिखो कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि साइन का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करता है, -1 और +1 के बीच में लाइज करता है। हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में, साइन x जो होता है से माइनस के बराबर और उससे बड़ा होता है, और 1 से छोटा और उसके बराबर होता है। यानी साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। चाहे साइन x का एंगल कुछ भी हो, हम लोग ये भी पढ़े हैं, इसका एंगल कुछ भी हो, इसका एंगल कुछ भी हो, साइन x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से +1। कहां से कहां तक होता है, -1 से +1। तो इस क्वेश्चन में भी साइन 1/x है। साइन का एंगल कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 से +1। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 1/x का भी वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 से +1। यानी साइन 1/x भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा और लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। साइन 1/x को हम लोग क्या माने थे बाबू, k। साइन 1/x को हम लोग क्या माने बाबू, k। इसका मतलब इस क्वेश्चन से हम लोग k का मान को भी बोल सकते हैं कि k का मान जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1 होगा। यानी k का भी वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 और +1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में, क्योंकि साइन 1/x को क्या माने, k माने हैं। साइन 1/x का मान अगर -1 और +1 के बीच में है तो k का भी मान -1 और +1 के बीच में होगा। ये 2-3 लाइन लिखने के बाद, ये 2-3 लाइन लिखने के बाद अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन में, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू साइन 1/x के जगह पर अब हम लोग k लिखेंगे। साइन 1/x के जगह पर कितना लिखेंगे, k लिखेंगे। कितना लिखेंगे, k। अब लिमिट को बैठाएंगे, जहां x है कितना बैठाएंगे, 0। 0 इंटू कितना लिखेंगे, k। अब बताओ k का मान कहां से कहां तक है, -1 और +1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में। बताइए -1 और +1 के बीच का कोई भी मान अगर हम 0 के साथ गुना करेंगे, कोई भी मान को अगर हम 0 के साथ गुना करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए बाबू, fx का मान दे दिया है 2x² + 3x - 5। आपसे क्या पूछ रहा है, fx का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद उसका वैल्यू भी पूछ रहा है कितना पर, 1 पर। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है जानते हो, दिया हुआ fx का डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसका मान निकालो, उसका वैल्यू बताओ कितना पर, 1 पर। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो भी आंसर आएगा, जहां जहां आंसर में x रहेगा उसके जगह पर कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा नंबर में वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। बाबू 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। हम लोग जानते हैं कि कभी भी x का पावर रहता है तो उसका जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं पावर आगे आता है, पावर में घटता है, पावर आगे आता है, पावर में घटता है। इसलिए यहाँ पावर कितना है, 2 आगे आया और 2 में घटा, कितना हो गया, 1। और जो x के साथ कांस्टेंट रहता है वो चुपचाप बेचारा बाहर हो जाएगा, साइड हो जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको चुपचाप केवल बगल में खड़ा रहना है। वो x का बॉडीगार्ड जैसा काम करेगा।
वो एक्स का पति जैसा काम करेगा, बेचारा चुपचाप देखते रहेगा अपना पत्नी को, चुपचाप बेचारा साइड में खड़ा हो जाएगा। चलिए 3x में 3 बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। और अगर बेचारा अकेले कांस्टेंट है, अकेले बेचारा कांस्टेंट है, सिंगल आदमी है, शादी ब्याह नहीं हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा। कभी भी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट अगर अकेले रहता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। जो यानी कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल उसके साथ नहीं है, बेचारा अकेले है, बिना पत्नी का है, बेचारा अकेले है, शादी ब्याह नहीं हुआ, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। जैसे अगर हम चल गए कहीं कोई पार्टी में, अगर डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो मेरा डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि हम अकेले हैं, कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, वेरिएबल नहीं है मेरे साथ, मेरी वाली नहीं रहेगी साथ में, वो वेरिएबल का काम करेगी, हम अकेले खड़ा है बेचारा, हम कांस्टेंट हो गए, कोई भी मेरे साथ वेरिएबल नहीं है, तब उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी अकेले कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। सुने जी, तो 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। आपका कितना आ गया 4x प्लस कितना आ गया 3, 4x प्लस 3, लेकिन कितना पर मान पूछा है 1 पर इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो जहां जहां आंसर में x है उसके जगह पर कितना बैठा देंगे 1 बैठा देंगे, 1 बैठा दिए। देखिए हल कीजिए, आंसर कितना आ गया 7 आ गया, आंसर कितना आ गया 7 आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा 7 होगा। जो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया, इसका मतलब सारा का सारा ऑप्शन क्या है गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में 4 को ऑप्शन दिया गया, कहता कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट को नहीं बता रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है से स्टेटमेंट को नहीं बता रहा है। बाबू स्टेटमेंट मतलब क्या होता है रे फर्स्ट ईयर, कैसा सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं जानते हो? कोई जानता है फर्स्ट ईयर? नहीं जानता है। सुनो देखो कैसा सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलते हैं, एकदम अभी तुरंत जानोगे, 1 सेकंड में जानोगे। सुनिए, वैसा सेंटेंस को स्टेटमेंट बोला जाता है, वैसा सेंटेंस को स्टेटमेंट बोला जाता है जिसको सुनकर आप कुछ ऑप्शन दे सके, कुछ ऑप्शन को मार सके कि इसका ये ऑप्शन होगा, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होना चाहिए। यानी अगर कोई सेंटेंस को सुनने के बाद आपका मुंह से गलत या सही जवाब मिले, या उसका जवाब पता हो, या उसका जवाब हो सके, या उसका चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हो सके, तो वो समझना वो सेंटेंस स्टेटमेंट का काम करेगा। वो सेंटेंस का चीज का काम करेगा स्टेटमेंट का। यानी कोई भी बोला गया सेंटेंस आपको लगे ये तो गलत बोल रहा है, सुन करके लगे अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, इसका आंसर ये होगा, यानी आप आंसर उसका बता सकते हो। आपको सुन के लगे अरे ये तो सही बोल रहा है, इसका आंसर यही होगा, यानी उसके बारे में आप उसका आंसर जानते हो, उसके बारे में भी आप कुछ ना कुछ बोल सकते हो। कुछ सुन करके लगे अरे ये तो नहीं होगा, ये तो ऐसे होगा, अरे ये तो ऐसे होगा, अरे वो तो वैसे होगा, चाहे गलत लगे चाहे सही लगे, उसका कुछ भी जवाब अगर आपके पास है, अगर उसका जवाब आप जानते हो, और अगर वो सही बोले चाहे गलत बोले, वो क्या चीज में गिनती होगा स्टेटमेंट में गिनती होगा। वो क्या चीज में गिनती होगा स्टेटमेंट में गिनती होगा। और जिसको सुन करके कुछ भी आपके दिमाग में कोई भी जवाब नहीं आवे, सुनने बाद आपको पता ही नहीं चले कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है, इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या उत्तर होना चाहिए, आप सोचने लगे, खुद कंफ्यूजन में पड़ गए, उसका कुछ भी जवाब नहीं हो रहा है आपके दिमाग में, कुछ भी जवाब उसका होता भी नहीं है, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं होता, उसका कोई भी जवाब नहीं हो सकता, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कुछ भी आपके दिमाग में किसी तरह का कुछ भी जवाब नहीं आएगा, तो वैसा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है, वैसा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। उदाहरण देखिए, जैसे बोला गया कि 1 महीना में 30 दिन होता है, 1 महीना में 30 दिन होता है, सुन के आपके दिमाग में आया सही बोले, सुन के आया ना सही बोले, हाँ ये ट्रू बात है, सत्य बात है,
है, यही तो स्टेटमेंट है बाबू, ये स्टेटमेंट है, यही तो स्टेटमेंट है। वो बोला गया कि एक साल में 12 महीना होता है, यही तो स्टेटमेंट है यार, यही तो स्टेटमेंट है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, यही तो स्टेटमेंट है। 15 गुना 3 45 होता है, ये स्टेटमेंट है। कोई बोल दिया 15 गुना 3 40 होता है, ये बोलोगे क्या बोल दिया, ये तो गलत है, गलत है, गलत बोले ना कुछ अगर आपके मुंह से निकला कह रही ये तो गलत बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये तो फॉल्स बात है, इसका आंसर 45 होगा। देखिए आप आंसर बोल दे रहे हैं, इसका ये होगा। यानी जो बोला वो सुने, आपके मुंह से निकला कि ये गलत बोल रहा है, ये सही होगा। आपके मुंह से अगर गलत और सही निकला वो स्टेटमेंट में गिनती आएगा। आपको कहीं बोल दिया गया 0 गुना 8 0 होगा, स्टेटमेंट है, बोलोगे सही बात है। आपको बोला गया -1 गुना 8 8 होगा, -1 गुना 8 इसका रिजल्ट 8 है। बताइए क्या स्टेटमेंट है? हाँ स्टेटमेंट कि -1 गुना 8 -8 होता है। और ये कितना बोला? 8 बोला। यानी जो बोल रहा है वो गलत है, उसका आंसर क्या होगा? -8। आप गलत भी बता दे रहे हो, उसका रिजल्ट भी बता दे रहे हो, उसका सही भी रिजल्ट बता दे रहे हो। तो कभी भी सुनने के बाद आपका मुंह से गलत निकले, सही निकले, उसका सही रिजल्ट निकले, उसके गलत रिजल्ट निकले, कुछ भी अगर आपको निकले तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट होगा। और सुनने के बाद आपका मुंह से कुछ भी नहीं निकले कि यार ये कौन बकवास बात बोल रहा है, इसका क्या आंसर होगा, कुछ पता नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे हम बोलो चलो नहाते हैं, क्या होगा यार इसका आंसर? स्टेटमेंट नहीं है। चलो दौड़ते हैं, क्या आंसर होगा यार? स्टेटमेंट नहीं है। चलो मिलते हैं, आहा क्या इसका आंसर होगा? कुछ पता है? ये स्टेटमेंट नहीं है। गले मिलते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है। आहा फोन पर बात करते हैं फर्स्ट ईयर, ये नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर। चलो व्हाट्सएप करते हैं, क्या सही बात बोल रहे हैं? इसका रिजल्ट सही होता है? क्या ये ट्रू लाइन है? क्या ये फॉल्स लाइन है? चलो फोन पर बात करते, वीडियो कॉलिंग करते, संडे को मिलते हैं, ये सब सेंटेंस जो है स्टेटमेंट है? अरे नहीं स्टेटमेंट है, यहाँ बकवास बात है। मैथ बहुत हार्ड विषय है। आहा कितना ज्ञानी आदमी, कौन सा फर्स्ट ईयर बोल रहा है, सुन रहे देख रहे, मैथ बहुत हार्ड विषय है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्या ये स्टेटमेंट है? अरे नहीं है यार, मैथ हार्ड विषय है। सुन के आपका मुंह से क्या निकला? सही बात है? क्या ये निकला? क्या गलत निकला? ये कुछ भी निकल पा रहा है? कुछ भी इसका सही आंसर बता पा रहे हो? नहीं बता रहे हो, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो 4 ऑप्शन जो दिया है उसको पढ़ते हैं, आप तुरंत बता दोगे कौन स्टेटमेंट नहीं है। पहला नंबर में बोला है कि 1 महीना में 35 दिन होता है, क्या ये स्टेटमेंट है? है यार, 35 दिन नहीं होता, 30 दिन होता है। जो बोल रहा है वो गलत है, इसका सही आंसर आप बता दे रहे हो 30 होगा। तो जिसको आप गलत बोल सकते हो उसका सही आंसर बता सकते हो, सही बोल सकते हैं, जो बोला वही आंसर सही है, इसका मतलब वो सब स्टेटमेंट है। दूसरा नंबर में बोला -1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 आएगा, स्टेटमेंट है, क्योंकि गलत बोला। इसका रिजल्ट कितना होना चाहिए? -8। आपके पास इसका जवाब है कुछ बोलने का, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। तीसरा नंबर में बोला ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सही बात है, ऑल सभी रियल नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये स्टेटमेंट है, ये सही है, ट्रू है। सुन करके आपको मुंह से निकला हाँ ये सही बात है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया। चौथा नंबर मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्या सुनने के बाद मुंह से निकला? हाँ निकला। अब जिसका मैथ मजबूत है उसका मुंह से तो नाम निकलेगा, जैसे मेरा ऑप्शन नंबर 4 ये स्टेटमेंट नहीं है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 37 में फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो कहता है बता अगर प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के n तक है, 1 से लेकर के n तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 कहां तक है? n तक है, तो उसका मीन क्या होगा? उसका मीन क्या होगा? मीन का मतलब माध्य कितना होगा? मीन का मतलब माध्य कितना होगा? हम लोग जानते हैं ना मीन निकालने का फार्मूला, माध्य निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि नहीं? क्या होता है फार्मूला? मीन निकालने का फार्मूला होता है जो भी संख्या दिया हुआ है, जो भी संख्या का आंकड़ा
आंकड़ा दिया हुआ है, सभी संख्या को पहले जोड़ा जाता है। सभी संख्या को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। सभी आंकड़ा में जो भी संख्या उसको जोड़ दीजिए और कितना संख्या है, आंकड़ा में कुल कितना संख्या है उससे क्या कीजिए, भागा दे दीजिए, उससे क्या कीजिए, भागा दे दीजिए। क्या निकल जाता है, मीन निकल जाता है। क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोला, इसका मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक लेना है, एन तक लेना है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मतलब हुआ है 1 से n तक आपको नेचुरल नंबर दिया गया है, यानी प्राकृतिक संख्या दिया गया है। तो इसका मीन क्या होगा, देखिए इसका मीन क्या होगा बाबू, इसका मीन क्या होगा, ऊपर में सभी संख्या को जोड़ देंगे, ऊपर में सभी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और नीचे कुल कितना संख्या है, कुल कितना संख्या उससे क्या करेंगे, भागा दे देंगे। कुल कितना संख्या बोला है, n बोला है, के गो नेचुरल नंबर बोला है, n तक बोला है। तो कुल के गो संख्या आंकड़ा में n है, इसलिए भागा कितना से देंगे, n से देंगे और ऊपर में सभी को जोड़ के लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर नेचुरल नंबर n तक हो और वो जोड़ में लिखा हो तो उसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 भागा कितना, 2। n इंटू n प्लस 1 भागा 2। अगर नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो और n तक हो और सभी जोड़ में हो तो उसका सभी का जोड़ का फॉर्मूला होता है, समेशन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 भागा 2, n इंटू n प्लस 1 भागा 2। तो ऊपर में सभी को जब जोड़ेंगे, तो ऊपर में जब हम सभी को जोड़ेंगे या ऊपर में सभी का जोड़ का जो आंसर होगा, सभी का जोड़ का जो मान होगा, सो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 भागा 2, n इंटू n प्लस 1 भागा 2। अब पूरे में किससे भागा देना, n से, पूरे में किससे भागा देना, n से। ये n क्या हो गया, कट गया। आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, मीन का आंसर n प्लस 1 भागा 2। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का जो मीन का आंसर होगा सो कौन सा ऑप्शन होगा, n प्लस 1 भागा 2। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि ई इज ए इम्पॉसिबल इवेंट है, एक इवेंट है जो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो कह रहा है कि ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी पीई पूछ रहा आपसे। कहता है ई कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। कैसा इवेंट है बाबू, इम्पॉसिबल इवेंट है। कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो कहता है इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रे इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। हम लोग जानते हैं इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, नल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जिसका संभावना ही नहीं हो, जिसका पॉसिबिलिटी ही नहीं हो, जो हो ही नहीं सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होगा, 0 होगा। नल इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा। नल इवेंट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ सकता, जो ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसमें एक एलिमेंट आने का कोई भी संभावना नहीं है, इसका मतलब उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा। नल इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 मारना, हमेशा क्या मारना, 0 मारना। अगर नल इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा तो इसका भी आंसर क्या मारना, 0 मारना। लेकिन अगर आपसे श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछे, श्योर है कि आइबे करेगा, 100% आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना मारना, 1 मारना। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। श्योर मतलब आइबे करता यार, निश्चित और श्योर 100% एकदम होबे करता। और अगर कुछ भी इवेंट का नाम नहीं लिखा हो, इवेंट का नाम ही नहीं लिखा, खाली बोला है कि एक इवेंट ये है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, केवल बोला है कि एक इवेंट ये है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। कौन इवेंट है कुछ भी नाम नहीं चर्चा किया है, कुछ भी नहीं बोला है कि कौन इवेंट है, खाली बोला इवेंट है। कैसा इवेंट है कोई मतलब नहीं, खाली बोला है कि इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कभी भी केवल इवेंट का प्रोबेबिलिटी बोलेगा, उसका आंसर क्या मारिएगा, उसका ऑप्शन ये मारना, ये मारना, ये ऑप्शन सही होगा। यानी उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। कोई भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है से 0 और 0 से बड़ा, 1 और 1 से क्या होता है छोटा होता है। परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी 0 से 100% के बीच होता है। 0 भी होगा, 100% भी होगा और उसके बीच का भी होगा। नंबर में प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा और 0, 1 और 1 से छोटा होता है। ना तो 0 से छोटा होता है यानी नेगेटिव में नहीं होता, और ना ही 1 से बड़ा होता है यानी 1 से बड़ा कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 39 में दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे दिया है। जैसे ए का प्रोबेबिलिटी दे दिया 3/5, बी का प्रोबेबिलिटी दे दिया 1/5, और साथ ही साथ बोला है कि ए और बी कैसा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। और अगर लगा देता है कभी भी दो इवेंट के बीच में और लगा देगा तो इसका मतलब यूनियन होता है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि पी ए और बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। और का मतलब क्या चीज, यूनियन। क्या चीज, यूनियन। यानी आपको किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ए यूनियन बी का। अगर और के जगह पर एंड लगा देता, अगर और के जगह पर एंड लगा देता, इसका मतलब किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है, दो इवेंट दिया हुआ है, दोनों का प्रोबेबिलिटी दे दिया है। ए का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/5, बी का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/5, और साथ ही बोला ए और बी कैसा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कैसा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आप समझते हो क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आप समझते हो क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यानी ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये दे रखा आपको। इस लाइन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। यदि ये इंटरसेक्शन बी 5 होगा तो ये इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। कभी भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो या लिखा हो कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 दिया हुआ है। डायरेक्ट ना लिख करके लाइन में लिख देगा कि ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो उस पूरे लाइन का मतलब हुआ दोनों का इंटरसेक्शन कितना 5 है। अगर चाहता तो ये पूरे लाइन के जगह पर सीधे लिख देता ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 5 है, लेकिन सीधे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, आपसे ये जानना चाहा कि आपका कॉन्सेप्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का है कि नहीं। जिसके पास नहीं है वो फंसेगा, वो फंसेगा कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, वो जान ही नहीं रहा है, वो फंसेगा इस क्वेश्चन में। लेकिन हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, 5। यानी दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 दिया हुआ है। चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, कभी भी दो इवेंट के बारे में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोले तो आप दोनों का इंटरसेक्शन 5 भी लिख सकते हो, या तो आप दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर के इस लाइन का मतलब हुआ ये इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 0 दिया है। अब आइए हम लोग ये यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। बाबू हम लोग प्रोबेबिलिटी में ये यूनियन बी का एक फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, ये यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी माइनस ये इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। पढ़े हैं कि नहीं। कभी भी दो इवेंट का यूनियन का प्रोबेबिलिटी पूछे या और का प्रोबेबिलिटी पूछे, उसका फॉर्मूला होता है पहला इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा इवेंट का प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। यानी ये यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी माइनस ये इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। अब सभी का मान बैठा दो। ए का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ 3/5, बी का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ 1/5 और इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना है 0। सर कितना आ गया 4/5। यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा 4/5। एक क्वाइन इज ए टॉस्ड ट्वाइस
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल कम्स। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा बाबू एक कॉइन है, उसको 2 बार उछाला गया है, उसको 2 बार टॉस किया गया है, तो बताइए कि एटलीस्ट वन टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कम से कम एक टेल आ रहा है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी शो पूछ रहा है। क्या बोला है, एक सिक्का है, एक कॉइन है, 2 बार उछालिए, 2 बार उछालिए, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें से कम एक टेल होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन टेल होना ही चाहिए। उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले बाबू कॉइन को कितना बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया। हम लोग 2 बार फेंकने के बाद क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, पहले उस रिजल्ट को लिखेंगे। यानी कॉइन को जब 2 बार फेंकेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आने की संभावना है, वो सारा संभावना को लिखेंगे। सबसे बड़का ग्रुप बनाएंगे, सबसे बड़का समूह बनाएंगे, जो भी एलिमेंट आने की संभावना है सारा एलिमेंट से एक समूह बनाएंगे, बड़का ग्रुप बनाएंगे, जिसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो चलिए, जब हम लोग एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे तो क्या क्या एलिमेंट की आने की संभावना है। जब भी एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे तो हो सके पहला कॉइन में हेड आवे, दूसरा बार में भी हेड आवे, हो सके पहला में हेड आवे, दूसरा में टेल आवे, हो सके पहला में टेल आवे, दूसरा में हेड आएगा, हो सके दोनों में क्या आवे, टेल आवे। टोटल कितना संभावना, 4 संभावना। यानी एक कॉइन को 2 बार फेंकोगे तो जो संभावना होगा टोटल एलिमेंट का, वो कितना संभावना होगा, 4 संभावना होगा। यानी सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितना होगा, 4 होगा। टोटल एलिमेंट की आने की संभावना पॉसिबिलिटी कितना होगा, 4 होगा। यानी सबसे बड़का समूह, बड़का ग्रुप, सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितना आया, 4 आया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए एटलीस्ट वन टेल आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। यानी वैसा एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें कम से कम एक टेल होना ही चाहिए। एटलीस्ट वन टेल का मतलब हुआ कम से कम एक टेल होना ही चाहिए। अगर एक से ज्यादा रहेगा चलेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है जितना बोला उतना रहना ही चाहिए, ओकर से कम नहीं होना चाहिए, उससे कम बोला नहीं लेना है। जितना बोला उतना होगा ही होगा, उतना होना ही चाहिए, वो लेना है। और अगर उतना से ज्यादा है तो भी लेना है, उसको तो लेना ही है। उतना से ज्यादा अगर है तो आएगा ही आएगा। लेकिन एटलीस्ट में केवल यही बात ध्यान रखना कि जितना बोला उससे कम वाला नहीं लेना है। जितना बोला वहां से शुरू करेंगे, उससे ज्यादा है चलेगा, सब आएगा, लेकिन उससे कम वाला नहीं आएगा। तो देखिए ये सैंपल स्पेस में कौन कौन एलिमेंट है जिसमें एक टेल कम से कम है, एक से ज्यादा है तो भी चलेगा। के गो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, 3 गो, एच टी, टी एच, टी टी। ये एच एच नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है, एक भी टेल नहीं है। तो कम से कम एक टेल आने की कितना संभावना हो गया, 3 संभावना हो गया। यानी कितना इसमें एलिमेंट आ गया, टोटल 3 एलिमेंट आ गया। अब बताइए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो जो बोला गया उसका एलिमेंट की संख्या ऊपर और कुल जो एलिमेंट आ सकता है उसका संख्या नीचे। यानी इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना होगा, 3/4 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, 3/4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। इसी के साथ मैथ सब्जेक्ट का मॉडल सेट 1 का फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा डिटेल में एक बेहतरीन ढंग से सारा क्वेश्चन का सलूशन आपको बता दिया गया। हम उम्मीद करते कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कॉन्सेप्ट आपको जमा होगा। सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बार बार देखिए, गौर से देखिए, रोक के देखिए, धीरे धीरे करके देखिए, हमेशा देखते रहिए। आपको बहुत कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, बहुत सारा आप नया नया बात सीखने वाले हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है इस चैनल पर। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, जितना से जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट का वीडियो मिलने वाला है इस चैनल पर। जुड़े रहिए। आपको जो भी टॉपिक मैथ में दिक्कत हो, 11 क्लास का मैथ का कोई भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत हो, उसको आप मैसेज करके हमको बताइए, कमेंट करके बताइए। उसका वीडियो आपको बना करके हम डालेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, एक सिंपल भाषा में फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ एक आसान तरीका से बताने का कोशिश करेंगे। बहुत मजा आने वाला है।